इस क्लास में मैं आपको वोल्केनोस अर्थात ज्वालामुखी के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर वो पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि वोल्केनो का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका निर्माण किस तरह से होता है, वोल्केनो किस जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं तथा किस जगह पे नहीं पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह हमारा एक बेसिक सा डिफिनेशन है वोल्केनो का। वोल्केनो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसे दरार या मुख होते हैं जिनसे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप इमेज में ध्यान से देखो, वोल्केनोज और कुछ नहीं होते बल्कि हमारी क्रस्ट में एक दरार होते हैं जहां से मैग्मा रिस रहा होता है। और ये मैग्मा आता कहाँ से है? तो ये आता है नीचे हमारे मेंटल से, हमारे सेकंड लेयर से, और वो हमारे क्रस्ट में आके बाहर की ओर जो है बहता है। सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे कि वोल्केनो जो वर्ड है हमारा, ये इंग्लिश के वल्कन वर्ड से बना हुआ है। वल्कन जो है वो रोमन आग के देवता थे। अब जैसा कि आप सबको पता है कि वोल्केनो में आग देखने को मिलता है ना। हालांकि वो मैग्मा होता है, लेकिन इसे हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। वोल्केनोज के बारे में एक बड़ी ही खास बात है, जैसा कि आपने बचपन से जितना भी इमेज देखा होगा वोल्केनो का या वीडियो देखा होगा, वो सारे के सारे अपने लिथोस्फीयर यानी कि ज़मीन पे देखी होगी। पर वोल्केनो जो होते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे नहीं पाए जाते, ये समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं तथा आइस कैप्स के नीचे भी पाए जाते हैं, जैसे कि आइसलैंड में। आज की दुनिया में 600 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं हमारी धरती पे। हालांकि वोल्केनो की संख्या काफ़ी ज़्यादा है हमारी धरती पे, बट जो एक्टिव वोल्केनो है जिनमें से लावा जो है इरप्ट हो रहा है वो 600 से ज़्यादा है, जिनमें से 50-60 हर साल फटते रहते हैं और उनसे जो है लावा का उद्गार होते रहता है, यानी कि इरप्शन होते रहता है। अब अगर बात करें वोल्केनोज के बेसिक स्ट्रक्चर्स की, तो उनका एक सेक्शनल काट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन भर दूं तो वो जो चीज़ें हैं वो ये हैं सारी की सारी। इस इमेज से इसे आप कंपेयर कर सकते हो। तो चित्र में क्या स्पष्ट है कि लिथोस्फेयर जो हमारा है, यानी कि स्थल मंडल, उसको तोड़ते हुए मैग्मा नीचे से आता है और ऊपर से इरप्ट होता है। यही देखो, यहाँ पे मैग्मा और लावा यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो इन फ्यूचर। तो मैग्मा वो होता है जब धरती के नीचे पिघली हुई चट्टानें होती हैं तो इसे मैग्मा कहते हैं। जब ये बाहर आता है तो पूरा लावा कहलाता है। दोनों एक ही चीजें हैं, अगर अंदर तो मैग्मा, बाहर आया तो लावा। इसे क्रेटर बोलते हैं, जो ज्वालामुखी का मेन मुख होता है। ओके, वहां से जो है सारा का सारा लावा इरप्ट होता है। और कभी कभी क्या होता है कि क्रेटर के जाम होने के कारण सेकंड बेंट और थर्ड बेंट और कभी कभी मल्टीपल बेंट, यानी कि मल्टीपल इसके मुख हो सकते हैं जहां से जो है हमारा लावा इरप्ट होगा। इसके साथ इसमें राख भी निकलती है। इस राख में आपको काफी सारे गैसेज मिल सकते हैं देखने को। इसकी जो राख होती है इसमें वाटर वेपर्स, इनके राख में मुख्य तौर पर चट्टानों के धूल कण के अलावा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे गैसेज होते हैं, जिनमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है हमारे फेफड़े के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होती। अगर हम इसके सामने रहेंगे खड़े तो हमारे फेफड़े में जाएंगे और हमारी जो है जान जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैसें होती हैं, ये जहरीली कैटेगरी में आ जाती हैं। हमारी पृथ्वी कई लेयर्स में बटी हुई है, जिसका सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो लिथोस्फेयर होता है। कई बार होता क्या है कि लिथोस्फेयर जो होता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है किसी कारणवश। लिथोस्फेयर को हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं। तो नीचे का जो गर्म पार्ट है अर्थात मेंटल, जहां से मैग्मा ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, और इस कमजोर पार्ट को क्या करता है, तोड़ देता है, क्रैक कर देता है। ठीक है। हालांकि इसके कमजोर होने के पीछे कई सारे रीजन्स हैं जिसपे हम अभी आगे बात करेंगे, जिनमें सबसे मेन रीजन टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना होता है। तो नीचे से मैग्मा ताकत लगाता है और ये प्रेशर कुकर की भांति ऊपर से निकल जाता है। ये धीरे धीरे भी निकल सकता है और अचानक से तोड़ के भी निकल सकता है। अगर ये धीरे धीरे निकलता है तो भी नुकसान करेगा, और तेजी में निकलेगा तो भी नुकसान करेगा। तो इसे हम यहाँ से निकालते हैं। ये धीरे धीरे निकलेगा और बाहर की ओर निकल के हवाएं जब इसमें लगेंगी, जिसमें बारिश होगा तो ये ठंडा होने लगता है निकल के, इस तरह से। और कालांतर में, यानी कि समय के अनुसार धीरे धीरे ये जमते जाता है इस तरह से, और एक समय बाद जो है ये वोल्केनिक माउंटेन का रूप ले लेता है, अर्थात ज्वालामुखी पर्वत का रूप ले लेता है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये क्रेटर बन जाएगा। ठीक है। इसके कई सारे रूट्स हो सकते हैं अदर, जहाँ से मैग्मा अर्थात लावा जो है वहाँ से निकले। इस तरह से निर्माण होता है उसका। एक दिन में इसका निर्माण नहीं होता। हालांकि ये जो पर्वत होते हैं ज्वालामुखी, इनकी ज़्यादा हाइट होती नहीं है। अब हिमालय की हाइट कितनी है? एवरेज हाइट उसकी 6000 मीटर है।
तो उतनी तो बिल्कुल नहीं होती, उससे बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन अच्छी खासी ऊंची होती है। अब आगे, दुनिया में जितने भी टाइप के वोल्केनोज हैं उनको दो तरह से बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया उनके टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन के आधार पे, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पे। और दूसरा जो प्रकार है वो है टाइप ऑफ वोल्केनिक वोल्केनोज ऑन देयर बेस्ड ऑफ एक्टिव स्टेटस। एक्टिव स्टेटस मतलब हुआ कि क्या वो एक्टिव है या फिर वो सोए हुए हैं, इस बेस पे उनको बांटा गया है। तो दो तरह से उनका, है ना, डिवीजन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 या कहो कि टाइप 1। इस आधार पे यानी कि वोल्केनिक इरप्शन के आधार पे 4 तरह के ज्वालामुखी हैं हमारी दुनिया में। हालांकि 6 हैं, बट 4 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। पहला है आपका हवाई उद्गार, यानी कि हवाईयन इरप्शन। हवाई बेसिकली एक आइलैंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में पाया जाता है। इस मैप में आप देख सकते हो। आगे, इस जगह पे जो भी इरप्शंस पाए जाते हैं, जो भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उनमें जो है मैग्मा या यूं कहें कि लावा बहुत ज़्यादा पतला होता है। उनकी जो तरल अवस्था होती है बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है। इस वजह से जैसे ही वो फ्लोर पे आता है वो पूरा क्या होता है, नीचे बहने लगता है, समुद्र में बहने लगता है। इस वजह से वहाँ के जो माउंटेन्स हैं, ज्वालामुखी माउंटेन्स, है ना, उनकी हाइट ज़्यादा हो ही नहीं पाती है। क्योंकि अगर गाढ़ा रहेगा तब ना रुकेगा, सूखेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, बाहर निकलता है, पूरा बह जाता है। इस वजह से इनका शेप कुछ इस तरह का होता है। दूसरा जो हमारा है वो है स्ट्राम्बोलियन उद्गार, यानी कि स्ट्राम्बोलियन इरप्शन। इस प्रकार के उद्गार जो है लावा हवाई उद्गार की तुलना में काफ़ी गाढ़ा होता है। इस वजह से इनके हाइट जो है आप देख सकते हो कि ऊंचे हैं। ठीक है, इसमें प्रायः धमाकेदार उद्गार होते हैं। ऐसा धमाकेदार क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया आपको कि गाढ़ा होता है, तो क्या करता है ना कि वो जो स्पेस होता है जहां से हमारा मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, उस स्पेस को ही क्या करता है, वो सूख जाता है, वहां पे जाम कर देता है उसको, क्योंकि ये गाढ़ा है। इस वजह से जो है, समझ रहे हो ना, जब अगली बार वोल्केनो इरप्शन होता है वहां से, तो उसको खोल के ऐसे प्रेशर कुकर की तरह से फटता है पूरा का पूरा। हमारा जो थर्ड है वो है वोल्केनियन उद्गार, वोल्केनियन इरप्शन। वोल्केनियन प्रकार के जो है वो आपके बहुत अधिक लावा इनमें भी गाढ़ा पाया जा रहा है, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, जो धरातल पर पहुंचते ही कठोर होकर जम जाता है। यदि लावा ज्वालामुखी के रास्ते में जम जाए तो विस्फोटक उद्गार होता है, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। अगर छेद पे वहां पे उसके क्रेटर पे ही जाम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा वो। ठीक है, हमारा जो आखिरी टाइप का ज्वालामुखी है टाइप 1 में, वो है पिलियन उद्गार, यानी कि पिलियन इरप्शन। इस टाइप के ज्वालामुखी जो होते हैं इसमें भी काफ़ी गाढ़ा, है ना, मैग्मा पाया जाता है। और जैसा कि नीचे लिखा गया, अगर पूरा पढ़ोगे तो बोला गया कि इनमें जो है लावा तो निकलता ही है, लेकिन साथ साथ आग की लपटें भी वहाँ से उठती हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोज बेस्ड ऑन देयर एक्टिव स्टेटस के बारे में। तो इस तरह के जो है टोटल 3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं पूरे धरती पर। सबसे पहला है आपका जागृत ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो, जो कि जिंदा हैं अभी। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, इस तरह के टोटल 600 से ज़्यादा धरती पे हमारे पाए जाते हैं अभी, जिसमें से हर साल 40 से 50 जो है, 50 से 60 फटते रहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो ज्वालामुखी हैं वो इटली में बेसिकली, सिसिली में और आइसलैंड जैसे जगहों पे ज़्यादा देखे जाते हैं। हमारे जो दूसरे टाइप का ज्वालामुखी है वो है प्रसूत, यानी कि सोया हुआ, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, सोया हुआ यानी कि वो सोया हुआ है, वो कभी भी उठ सकता है ना। अभी भले ही वो एक्टिव ना हो, लेकिन इन फ्यूचर हो सके 5 साल, 10 साल या 50 साल के बाद वो एक्टिव हो जाए, उनमें हलचल चलते रहती है। और इनके बारे में एक चीज़ और है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्ट में कुछ कुछ ऐसे ज्वालामुखी थे ना, जिनको हम लोग ने क्या माना था कि ये नहीं फटने वाला, ये नहीं फटेगा, लेकिन वो फटे। ठीक है, अब थर्ड नंबर शांत ज्वालामुखी, यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जो अब खत्म हो गई, पास्ट में थी लेकिन अब खत्म हो गई। इसे आप मृत ज्वालामुखी भी कह सकते हो। तो ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गए हैं। अब मशीन लगा के हमने चेक कर लिया है, मतलब सिस्मोग्राफ वगैरह लगा के, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है, तो ये डेड है सारे के सारे। क्या लिखा गया है कि जिन ज्वालामुखियों का उद्गार पूर्ण रूप से शांत हो गया है, यानी कि वो मृत हो गए हैं पूरे के पूरे। इन तरह के ज्वालामुखियों में आपका ईरान का कोह सुलेमान एवं दामदेबंद आता है। बेसिकली 2 हैं, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डेड ज्वालामुखी हैं। आगे देखिए दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ज्वालामुखी उन जगहों पे ज़्यादा देखे जाते हैं जहाँ का लिथोस्फेरिक पार्ट थोड़ा सा वीक होता है। और ये वीक बनता किस तरह से है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो उस एरिया को, है ना, उस साइड को कमजोर कर जाती हैं। तो हमारे धरती पे 20 से ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिसमें 7 बड़े बड़े हैं। ठीक है, और इस टेक्टोनिक प्लेट को ध्यान से देखो, ये पूरा पैसिफिक ओशन का टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
और इसके किनारों पे ज्वालामुखी की भरमार है। दुनिया के 2/3 यानी कि कहा जाए कि 2/3 ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं। 450 से ज़्यादा ज्वालामुखी इस एरिया में एक्टिव हैं वर्ल्ड के, और ये हमारा पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे हैं। आपने अक्सर सुना हुआ कि जापान में जो है भूकंप वगैरह आते रहता है, ज्वालामुखी फटते रहता है, क्योंकि जापान जो है हमारा इस पॉइंट पे स्थित है। इस वजह से है ना, वहाँ पे थोड़ा सा खतरा ज़्यादा हो जाता है, और ज्वालामुखी फटने से पहले भूकंप आते हैं, ये एक कॉमन चीज़ है। और जापान के अलावा फिलीपींस तथा नॉर्थ अमेरिका भी इस क्षेत्र से प्रभावित है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि अफ्रीका के साइड अगर आप ध्यान से देखो तो ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में, दोनों ही साइड में ज्वालामुखी की भरमार है, क्योंकि वहां भी अफ्रीकन प्लेट है। क्या हमारे इंडिया के पास कोई अपना ज्वालामुखी है? तो हाँ, बिल्कुल है। एक एक्टिव ज्वालामुखी हमारे पास भी है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। इसका नाम है बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड नाम है इसका। बैरन मतलब होता है बंजर भूमि। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज्वालामुखी होगा वहाँ कोई क्यों रहेगा, है ना। और एक्टिव रहेगा तो भाई बात ही अलग है, कौन ही रहना चाहेगा वहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि संसार की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? वो है माउना लोआ, जो कि है हवाई आइलैंड में। देखो इसका इमेज काफ़ी बड़ा है। इसका जो वाइड स्प्रेड है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, वो तकरीबन 4 किलोमीटर है। इवन 4 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, 4100 कुछ है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव वोल्केनो हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपसे पूछता हूँ फिर से कि हमारे सोलर सिस्टम सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आपका जवाब होना चाहिए ओलंपस मॉन्स, जो कि मार्स पे है। ठीक है, पूरे ही सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो। तो दोस्तों, ये थी हमारी ज्वालामुखी की डिटेल्ड क्लास। अगर इसमें कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या नीचे कमेंट कर दो, बाकी लोग उसे देख सकते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी अर्थक्वेक के ऊपर। अर्थक्वेक कहा जाए कि भूकंप के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ।